नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल रणजीत रॉयल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से भारतीय संविधान की विस्तृत जानकारी, हमारा अध्ययन बिंदु जो चल रहा है एक्ट अधिनियम उसके टॉपिक को समापन की ओर। इससे पहले मैंने इस अधिनियम के पार्ट तीन पार्ट वीडियो डाल दिए हैं, आपको पढ़ा भी दिए हैं। ये इसका अंतिम पार्ट होगा। यहां हमारे अधिनियम हम इस अध्ययन बिंदु को समाप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक पर। देखिए, इससे पहले हमने पढ़े बहुत सारे अधिनियम हमने पढ़े, जिसमें (1892) 1773 से लेकर 1892 तक के अधिनियम हमने पढ़ चुके हैं। 1857 की क्रांति से पहले के अधिनियम मैंने आपको पढ़ाए। 1858 की क्रांति के बाद वाले अधिनियम आपको कुछ पढ़ा दिए, कुछ अभी बचे हैं जो कि हम इस वाले पार्ट में देखेंगे। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कौन सा? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब आप कहोगे साहब, ये जो सारे अधिनियम थे उनमें तो आपने ऐसा कोई नाम नहीं लिखा, उनमें तो आपने कोई नाम नहीं लिखा, फिर यहां क्यों नाम लिख दिया? तो देखिए, ये भी वही भारतीय शासन अधिनियम है, लेकिन इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि ये जो व्यवस्था थी, मैंने आपको बताया कि 1858 के अधिनियम में जाकर वायसराय भी बना दिया गया और इस वायसराय की सहायता हेतु एक राज्य सचिव की भी नियुक्ति की गई थी। और ये भी मैंने आपको बताया कि पहला जो राज्य सचिव बना वो कौन बना? बताइए कौन बना? लॉर्ड स्टैनहिल। ठीक है, तो यहां दो का जोड़ा हुआ, इसकी सहायता है। वही हाल यहां हो गया था भाई। लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो था वो वायसराय था और लॉर्ड मार्ले जो था वो राज्य सचिव था। और इन दोनों ने मिलकर इस अधिनियम को पारित किया। इसीलिए इस अधिनियम को 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। भाई जोड़े, जैसे नाग नागिन का जोड़ा होता है, वैसे यहां भी अंग्रेज अधिकारियों ने जोड़े बना दिए कि साहब राज्य सचिव और वायसराय की नियुक्ति होगी और ये जो दोनों हैं ये ही आगे हमारे अधिनियम को बनाए, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसकी विशेषताओं। देखिए, सबसे बड़ी विशेषता, जब लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो ने, आपने कहानी सुनी होगी कि अंग्रेजों की राजनीति थी फूट डालो राज करो। ठीक है, ये जो अधिनियम है इस नीति को दर्शाता है। ये जो अधिनियम है इस नीति को दर्शाता है कि फूट डालो और राज करो, भाई भाई को लड़ा दो और तीसरा जो आदमी होता है वो मजे लेता। अंग्रेजों ने भी यही काम किया। हिंदू मुसलमान जो दो भाई बंद थे उनको आपस में लड़ा दिया और यहां इन्होंने अपना शासन चलाया। लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो जो था बहुत ही
अलग किस्म का आदमी था। उसने ये सोचा कि भाई यहां जोर पकड़ चुका था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो इन्होंने सोचा कि हमें भारत से तो निकलना है, लेकिन यहां हम कुछ ऐसा बीज बो के जाएंगे कि भारत के भी टुकड़े हो जाएं। गौण उद्देश्य था। उन्होंने मुसलमानों को भड़काया और कहा कि आपके लिए हम पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, पृथक का मतलब अलग, निर्वाचन का मतलब चुनाव, कि हम आपको जो पहले हिंदू और मुसलमानों का एक ही चुनाव होता था, उसे कहा कि हम मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव कराने की व्यवस्था करेंगे, और वो भी किस आधार पर? सांप्रदायिक आधार पर, यानी धर्म के आधार पर। संप्रदाय का मतलब धर्म, यानी धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। और यह व्यवस्था किसने करी? लॉर्ड मिंटो ने। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड मिंटो को कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी उसका जनक किसे, श्रेय किसे दिया जाता है, जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। अब जब साहब धर्म के आधार पर जब विभाजन करा दिया, धर्म के आधार पर जब चुनाव करा दिए, तो मुसलमानों को तो अलग होना ही होना है। मुसलमानों के लिए अलग चुनाव होंगे, वो अपने धर्म के अलग से चुनाव करेंगे, हिंदू धर्म के अपने अलग से चुनाव करेंगे, यानी टुकड़े कर देंगे। इसीलिए ये जो अधिनियम है इस व्यवस्था को दर्शाता है कि फूट डालो और राज करो। पहले ये क्वेश्चन जरूर याद करना। क्वेश्चन आता है पृथक निर्वाचन, यानी कि जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी वो किस अधिनियम में? 1909 में। सांप्रदायिक आधार पर, किस आधार पर? धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड मिंटो। ठीक है। इसके अलावा अगली चीज देखिए, अगली विशेषता आती है इस अधिनियम के माध्यम से। कौन से अधिनियम के माध्यम से? 1909 के अधिनियम के माध्यम से मत देने का अधिकार मिला। भारतीय लोगों को पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रणाली चुना के आई, यानी अप्रत्यक्ष प्रणाली को 1892 में यहां जाकर जब धर्म के आधार पर चुनाव करने की व्यवस्था हुई, तो यहां जाकर कहा गया कि आपको मत देने का अधिकार है, आपको वोट देने का भी अधिकार है। ठीक है। दूसरी विशेषता कि मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1909 में। धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए व्यवस्था 1909 में। तीसरी बात, दो खत्म, दो विशेषताएं आपको पता लगी। तीसरी देखिए, 1909 के अधिनियम में यह भी कहा गया कि भारतीय जो लोग हैं उनको किसी चीज में हिस्सा नहीं। भाई कानून बनेगा, नियम बनेगा, तो भारतीयों का कोई मतलब नहीं था। हम राज करेंगे तो प्रशासन में भारतीयों का कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहां जाकर उन्होंने भारतीय लोगों को मीठी गोली देना स्टार्ट कर दिया साहब। और कहा गया कि विधि निर्माण में, यानी जब भी कोई कानून बनेगा तो उस कानून में भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाएगा। यह व्यवस्था 1909 में हुई कि भारतीय लोगों को विधि निर्माण में अधिकार मिला, प्रशासन में अधिकार मिला 1909 के अधिकार के माध्यम से। और ध्यान रखने वाली बात कि भारत की तरफ से जो विधि निर्माण में पहला सदस्य गया, प्रथम भारतीय जो विधि सदस्य बनता है विधि निर्माण में, याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षा पास करके प्रथम जो भारतीय आईसीएस बना सत्येंद्र नाथ टैगोर, उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन कि भारतीयों को जब विधि निर्माण में शामिल किया गया तो प्रथम भारतीय जो विधि निर्माण विधि सदस्य बना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तीन बात है, ठीक है, नोट एट दिस पॉइंट। अगली बात देखिए, इस अधिनियम के माध्यम से बहुत सी और भी चीजें हुई। इसमें यह भी कहा गया, अब सीधी सी बात है भाई, इतना तो हम भी लगा सकते हैं, एक यहां लॉर्ड कर्जन जो है वो वायसराय बनता है कुछ आगे जाकर,
तो एक छोटी सी आपको याद रखने वाली बात कि दयालु वायसराय लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है, जो मैंने पीछे बताया, और लॉर्ड कर्जन को अहंकारी गवर्नर, घमंडी गवर्नर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। अब जब आप इतना पता लगा सकते हैं कि साहब जब मुसलमानों को उस धर्म के आधार पर अलग कर दिया गया, तो अंग्रेजों की जो ये नीति है फूट डालो राज करो की, ये यहीं से प्रारंभ हुई थी। ठीक, इसके बारे में एक कथन बताता हूं। काफी बार आता है कि लॉर्ड मार्ले ने किससे कहा? मिंटो से कहा, क्योंकि संप्रदाय का जो जनक कहा जाता है वो मिंटो को कहते हैं। ये सारे जो बीज बोए थे ये मिंटो ने बोए थे। जब ये व्यवस्था हो रही थी कि हम धर्म के आधार पर भारत के दो टुकड़े करेंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे, मुसलमानों के लिए अलग व्यवस्था करेंगे, तो लॉर्ड मार्ले ने मिंटो से कहा कि हम एक ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं। किसके बीज? घातक विष के बीज बो रहे हैं, जिसकी फसल कैसी होगी बच्चों? कड़वी होगी। बहुत ही बड़ा कथन है, बहुत एग्जामों में आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो कथन है ये किसके लिए है या किसने किससे कहा? तो लॉर्ड मार्ले ने लॉर्ड मिंटो से कहा, जब उसे पता लगा कि हमारे साहब संप्रदाय आधार पर विभाजन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब हम भारत में ऐसे घातक एक जहर का बीज बोने वाले हैं, जिसकी जब फसल बढ़ेगी, जब फसल आगे होगी, तो वो फसल मीठी नहीं कड़वी होगी। कैसी? कड़वी होगी। और वही बीज हम देख सकते हैं कि जब यहां धर्म के आधार पर उन्होंने हमें बांटा, तो आज उसका नतीजा आप देख सकते हो कि धर्म के नाम पर मुसलमान हिंदू कटते हैं। वो तो चले गए बीज बोकर, अब जब वो फसल बड़ी हो गई तो ये बात सही निकलती है कि धर्म के आधार पर वो लोग करते हैं, फसल बहुत ज्यादा कट गई। तो नोटेड दिस लाइन, ये आपको याद करना है कि घातक विष के बीज बो रहे हैं, जिसकी फसल कड़वी होगी। किसने किससे कहा? लॉर्ड मार्ले ने लॉर्ड मिंटो से कहा। किससे संबंधित? ये किस अधिनियम से रिलेटेड है? 1909 के अधिनियम से संबंधित है। अगर आप और ज्यादा कथन लेना चाहते हो, एक और कथन आपको दे देता हूं। आपने के.एम. मुंशी के बारे में सुना होगा। किसके बारे में? के.एम. मुंशी के बारे में सुना है? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, बहुत बड़ा रोल है संविधान में, तो याद करना के.एम. मुंशी शॉर्टकट मिलता है ज्यादातर, लेकिन पूरा नाम याद करना कि कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इन्होंने जब ये चीजें देखी कि संप्रदाय के आधार पर हमारा विभाजन हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने, यानी इन्होंने, यहां किसके लिए? अंग्रेजों के लिए, इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। कितनी बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने, इन्होंने उभरते हुए जो हमारा उभरने वाला जो लोकतंत्र है, उस प्रजातंत्र को, प्रजा जो बहुत बड़ी संख्या में रहेगी, उस लोकतंत्र को, उस प्रजातंत्र को इन्होंने यहीं खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये किसने कहा? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के.एम. मुंशी। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। अब हम देखते हैं, ये हमारा टॉपिक पूरा होगा 1909 का। 1909 के अधिनियम के आपको दो कथन हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। देखिए 1919 का अधिनियम, इस अधिनियम में भी बहुत सारी विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। यह भी वही है। यहां चैम्सफोर्ड जो है वो वायसराय था और मॉन्टेग्यू जो है वो राज्य सचिव था। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है,
इन्होंने इस नियम को बनाया, इसलिए इनके नाम पर यह नियम आता है कि 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भी कई सारी चीजें, बहुत सारी, काफी बड़ा अधिनियम है, अच्छे से आपको याद करना है। देखिए हम सीधी विशेषता पर आते हैं इसकी। इस अधिनियम के माध्यम से ये कहा गया कि साहब हमें केंद्र और प्रांत, केंद्र और प्रांत इन दोनों में द्विसदनात्मक विधायिका होनी चाहिए। यहां भी यही व्यवस्था कर दी गई कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका लगाई गई। द्विसदनात्मक विधायिका यानी कि राज्य परिषद, जो बाद में जाकर राज्य सभा के नाम से जानते हैं, और दूसरे केंद्र विधानसभा, जो परिवर्तन हो गई लोकसभा में। ठीक है, ये केंद्र के लिए, ये केंद्र के लिए कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका होनी चाहिए। किस अधिनियम के माध्यम से? 1919 के अधिनियम के माध्यम से। और द्विसदनात्मक व्यवस्था कौन सी? राज्य परिषद के रूप में और दूसरी केंद्रीय विधायिका के रूप में। ठीक है, ये केंद्र की व्यवस्था। उसी तरीके से प्रांतों में कहा गया कि प्रांतों में भी दोहरी व्यवस्था होनी चाहिए, और जो प्रांतों में होनी चाहिए वो भी दो भागों में, एक तो आरक्षित विषय होने चाहिए और दूसरे हस्तांतरित विषय होने चाहिए, जिन विषयों पर सरकार अलग अलग कानून बनाए। ठीक है, केंद्र में दोहरी शासन, राज्य परिषद, केंद्रीय विधायिका, प्रांतों में दोहरा शासन, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। ये जो व्यवस्था है कि केंद्र में दोहरा शासन होगा, प्रांतों में भी होगा, ये व्यवस्था किसकी पहली विशेषता आप बताओगे? 1919 के अधिनियम की पहली विशेषता आप बतानी है। ठीक है, इसके आगे आप विशेषता देखो इसकी। इसके बाद की विशेषता कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत में जो लोक सेवा आयोग, जिसे आप यूपीएससी कहते हैं, उसका क्या हुआ? गठन किया गया। यूपीएससी का गठन, वैसे तो इसका गठन 1926 में होता है, लेकिन अगर अधिनियम की बात करें कि किस अधिनियम में व्यवस्था लागू हुई, तो ये जो व्यवस्था हुई किस 1919 के अधिनियम में व्यवस्था होती है। वैसे इसका प्रॉपर जो गठन होता है वो 1926 में हुआ। और लोकसभा आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष, जब आप इसको अलग से आप पढ़ना चाहोगे डिटेल में, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 1926 में इसका गठन हुआ। और विधि आयोग, एक ली आयोग आता है, 1924 के आधार पर हुआ था। इसका जो प्रथम अध्यक्ष बनता है वो रोसवारकर बने। ये आप जब डिटेल में जाओगे तो आप पढ़ सकते हैं कि यूपीएससी का जो प्रथम अध्यक्ष बना वो रोसवारकर बनता है। इसका गठन 1926 में हुआ। किस आयोग की सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर। और अधिनियम की बात करें कि किस अधिनियम के माध्यम से इसकी नींव रखी गई, तो 1919 के अधिनियम के माध्यम से इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, तो आपको इतना याद करना है कि 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग की भी गठन किया गया। इसके अलावा इस अधिनियम में केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। यह कहा गया कि केंद्रीय बजट, पहले केंद्र और राज्यों का एक ही बजट पास होता था, 1833 के अधिनियम की विशेषता। लेकिन 1919 में जाकर केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया कि केंद्र का बजट अलग से पास होगा और राज्यों का बजट अलग से पास होगा।
क्यों? क्योंकि यहां केंद्र में धुरी शासन व्यवस्था अलग कर दी, यहां प्रांतों में कर दी, इसलिए केंद्र का बजट अलग कर दिया गया और राज्य का बजट अलग कर दिया गया। यहां क्वेश्चन ये बनता है जो कि मोस्टली है कि केंद्र के बजट को राज्य के बजट से जो अलग किया गया वो किसकी सिफारिश पर किया गया? बताइए, किसकी सिफारिश पर? एक समिति आती है बच्चों, एक वर्थ समिति। कौन सी? एक वर्थ समिति। और इसी समिति के आधार पर केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया। ठीक है, 3-4 विशेषता हो गई, ये बहुत अच्छी विशेषता, इनको याद करना है। लोक सेवा आयोग का गठन, 1919 के अधिनियम की विशेषता, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, 1919 की विशेषता। और गहराई में आप चले जाइए कि केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया किस समिति की सिफारिश पर? एक वर्थ समिति की सिफारिश के आधार पर। ठीक है बच्चों, अब इसकी अगर और विशेषताएं आपको देखनी है तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी विशेषताएं हैं। जितना ज्यादा आप गहराई में जाओगे आपको उतना ही अनुभव प्राप्त होगा, उतनी जानकारी आपको प्राप्त होगी। भाई जितना ज्यादा आप गड्ढा खोदते जाओगे, पानी का लेवल अच्छा, पानी मिला तो जितना गहराई में जाओगे पानी और विस्तार से बढ़ेगा। सेम वही पोजीशन है, पढ़ाई है, जितना ज्ञान का भंडार है, जितना उसमें घुस जाओगे ज्ञान का भंडार आपको मिलता ही रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। आज किसी ने 2 विशेषता पढ़ाई, मैंने आपको 4 पढ़ाई, कल के दिन आपको हो सकता है कोई 6 पढ़ाई। तो विशेषताओं का इनमें जो नियम बने उनका कोई पार नहीं है, बस आपको बेशर्ते कि जो भी मिले वो आपको पढ़ना है। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार देश में, सुनिएगा लेडीजों के लिए है, महिलाओं के लिए पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला, वोट देने का अधिकार। यहां जाकर पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है। ठीक है, ये आपकी इतनी सारी विशेषताएं इस अधिनियम की होती हैं। ठीक है, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम में मिला? 1919 में। भारतीय लोगों को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम में मिला? 1909 के अधिनियम में। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम की विशेषता? 1919 के अधिनियम की विशेषता। केंद्र और प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था किस अधिनियम की विशेषता? 1919 के अधिनियम की विशेषता। इनके डिटेल आपको बता दी। लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम की विशेषता? 1919 के अधिनियम की विशेषता। ठीक है, तो ये सारे जो अधिनियम हैं ये आपको पढ़ने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए आपको हर चीज अच्छे से पढ़नी है। हमारा जो सेकंड लास्ट 1935 का जो अधिनियम है वो हम पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट दिस एक्ट। देखिए, इस अधिनियम, जब यह अधिनियम बनाया गया तो इसमें 321 अनुच्छेद, 10 इसमें अनुसूचियां, 14 इसमें परिशिष्ट जिनको भाग कहते हैं, ये सारी चीजें इसमें 1935 के अधिनियम में थी और इसीलिए इस अधिनियम को सबसे बड़ा अधिनियम कहा जाता है। 321 अनुच्छेद 1935 में, 10 इसमें अनुसूचियां थी, 14 इसमें परिशिष्ट थे। इसके अलावा इस अधिनियम में
आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि केंद्र व प्रांत, इनमें जो द्वैत शासन अभी लगाया था तो 1919 में जो शुरुआत हुई थी व्यवस्था, जो द्वैत शासन लगाया गया था 1919 में, पढ़ा आपने। उसमें से 1935 में जाकर केंद्र में तो उसे लागू रखा, जारी रखा, लेकिन प्रांतों में इस व्यवस्था का समाप्त कर दिया गया। 1919 में स्टार्ट हुई कि केंद्र में दोहरा शासन होगा, प्रांतों में भी द्वैत शासन होगा, लेकिन 1935 में जाकर केंद्र में तो उस दोहरे शासन को लागू रखा, निरंतर जारी रखा, और प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। बोलो राधे राधे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, केंद्र में लागू रखा, यहां इसे समाप्त कर दिया गया। इसकी अगली विशेषता, एक संघ के लिए न्यायालय, कौन सा न्यायालय, जिसे संघीय न्यायालय कहते हैं, संघीय न्यायालय की यहां स्थापना हुई कि संघ के लिए एक अलग से न्यायालय होगा, वो 1935 में बनाया गया कि संघीय न्यायालय की यहां स्थापना होगी। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया कि केंद्र के लिए अलग शक्तियां होंगी, प्रांतों के लिए अलग से शक्तियां होंगी, जो संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, इन जो 3 सूचियों में जो शक्तियों का विभाजन किया गया, वो व्यवस्था कहां प्रारंभ होती है, 1935 के अधिनियम से। ठीक है, यहां आपको थोड़ी मैंने एक परिषद का बताया था कि मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था, एक परिषद, कार्यकारिणी परिषद स्टार्ट हुई, उसका यहां भारतीय परिषद का अंत किया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा, आज इसका नाम क्या है बच्चों, म्यांमार। आज का जो देश म्यांमार है, इसका पहले का नाम था बर्मा, और जो ये बर्मा था ये भारत का हिस्सा था। बर्मा जो था ये भारत का हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों ने 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, और बर्मा का जो आधुनिक नाम है वो है म्यांमार। ठीक है, तो ये सारी जो विशेषताएं हैं ये किसकी हैं, 1935 के अधिनियम की। इसके अलावा अगर इसमें और आप देखना चाहते हैं तो इस अधिनियम के माध्यम से आरबीआई की स्थापना हुई, जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। आरबीआई का गठन को, आपको कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935। किसकी स्थापना, किस अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। और अगर आपको इसकी डिटेल बताऊं तो आरबीआई का जो पहला गवर्नर था, भाई गवर्नर होते हैं, तो आरबीआई का जो पहला गवर्नर था वो था ऑसबर्न स्मिथ, अंग्रेज था। जो पहला गवर्नर था ऑसबर्न स्मिथ था। लेकिन अगर भारत की बात करें कि भारत की तरफ से जो प्रथम भारतीय गवर्नर बना, स्वतंत्र भारत, जब भारत आजाद हुआ, और भारत आजाद होने के बाद जो प्रथम भारतीय है इसका अध्यक्ष बनता है, पहला जो गवर्नर बना वो बच्चों बना, सबको पता होगा, सीडी देशमुख। ठीक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम में, 1 अप्रैल 1935 के अधिनियम में। इसका प्रथम गवर्नर कौन बना, ऑसबर्न स्मिथ बनता है। ठीक है, इसके अलावा जब भारत आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत, क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर कौन था, तो स्वतंत्र भारत में कौन था, सीडी देशमुख। लेकिन वैसे भारत में, ब्रिटिश
भारत में कौन था? पहला ओसबर्न स्मिथ। तो ये चीज में याद रखना कि ओसबर्न स्मिथ प्रथम गवर्नर था और स्वतंत्र भारत का जो प्रथम था वो भारतीय सीडी देशमुख था। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद करनी है। और देखिए ये अधिनियम में सबसे अंतिम अधिनियम है, ये हमारा जो टॉपिक है ये अंतिम पड़ाव में है। ये बहुत लंबा टॉपिक है जो आज हम अंतिम पड़ाव में कर रहे हैं, पार्ट हमारा चौथा है। यह अधिनियम, एक लाइन दे सकते हो कि यह जो अधिनियम है ये संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। भाई इसके बाद कोई अधिनियम नहीं था, 1947 का बना। तो 1947 का जो अधिनियम बनता है उसको मैं यही बता देता हूं छोटा सा कि 1947 का जो अधिनियम है उसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ उसमें इतना है कि भारत का 2 अधिराज्य बने। भारत को यानी बंटवारा, भारत आजाद हुआ और भारत को 2 अधिराज्य बनाए। कौन से सबको पता है? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, इन 2 राज्यों को अलग करके 1947 में अधिनियम जो बना उसके तहत भारत को दो टुकड़े कर दिए गए, एक भारत बना दूसरा पाकिस्तान बना। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान 2 देशों की स्थापना हुई, टुकड़े हुए 1947 के अधिनियम। बस इसमें इतना ही है। आपको जो याद करना है वो 35 को करना है कि 35 में यह जो अधिनियम है ये संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था और इस अधिनियम का ज्यादा से ज्यादा जो हिस्सा है वो इसमें ले लिया गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं कि 1935 का जो अधिनियम आता है ये संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। इसके बाद 1947 का बना, जो कि अभी आपको बताया कि 1947 का जो अधिनियम है इसमें 2 देशों की स्थापना हुई, भारत और पाकिस्तान। अब देखिए कुछ कथन है जो 1935 के अधिनियम के बारे में विद्वानों ने बताए। सबसे पहले जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के कथन जो आता है वो ये था कि अंग्रेजों के द्वारा हमें एक ऐसा दास्ता का घोषणा पत्र दे दिया गया एक दास्ता का घोषणा पत्र। उन्होंने ये कहा कि हमें एक ऐसी कार दे दी गई है या हमें एक ऐसी गाड़ी दे दी है जिसकी ब्रेक तो ठीक है, जिसकी ब्रेक तो ठीक है लेकिन उसमें इंजन नहीं। उन्होंने दास्ता का घोषणा पत्र से कहा और ये कहा नेहरू जी ने कि हमें एक ऐसी गाड़ी दे दी जिसमें ब्रेक तो ठीक है, ब्रेक तो सही है लेकिन उसमें इंजन नहीं है। अब बगैर इंजन के हम गाड़ी का क्या करें भाई? जब इंजन ही नहीं होगा तो ना तो गाड़ी चलेगी, ब्रेक होकर क्या करें? ब्रेक पे फेल हो जाए तो भी कोई दिक्कत को नहीं। तो उन्होंने इस चीज को दास्ता का घोषणा पत्र कहा। एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से दास्ता का घोषणा पत्र 1935 के अधिनियम को किस व्यक्तित्व ने दर्शाया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा कि हमें एक ऐसी गाड़ी दे दी गई है जिसकी ब्रेक तो ठीक है लेकिन उसमें इंजन नहीं है। इसके अलावा और भी कई सारे कथन इसके बारे में आते हैं। सी राजगोपालाचारी, इन्होंने भी एक कथन कहा और वो कथन ये था कि नया द्वैत शासन
कि हमें जो नया द्वैध शासन दिया है ये पुराने द्वैध शासन से भी बुरा है। उन्होंने इसे और भी बुरा बताया कि हमारा जो नया द्वैध शासन हमको दिया गया है ये पुराने द्वैध शासन से भी बुरा है। तो इस तरीके से बहुत सारे कथन हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 के अधिनियम को एक सड़ी हुई योजना भी बताया। तो ऐसे हर विद्वान ने अपने अपने तर्क दिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने गाड़ी के लिए दास्ता का घोषणा पत्र कहा, राजगोपालाचार्य ने द्वैध शासन को पुराने से भी बुरा बताया, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 की योजना को सड़ी हुई योजना बताया। लेकिन फिर भी इस 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे और 321 अनुच्छेद होने के बाद इसका 1/3 हिस्सा यों के यों भारतीय संविधान में ले लिया गया था। ठीक है, ये सारे आपके अधिनियम का पूरा टॉपिक हुआ। अब इसमें रही बात, विस्तार से आपको बताया, इसमें मोस्टली जो है देखिए हमें कुछ पता नहीं होता कि हमारे एग्जाम में क्या आएगा, लेकिन हमें हर चीज को पढ़ना है। फिर भी आपको मोटे मोटे बता दूं कि 1773 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1909, 1919, 1935, ठीक है, ये तो आपको मोस्टली अच्छे से पढ़ने ही पढ़ने हैं, अच्छे से इनको फोकस करना है। पढ़ना सारे अधिनियम को है, लेकिन इनकी विशेषताओं को और भी अच्छे से याद करना है। तो इसी के साथ हमारा अधिनियम का टॉपिक समापन हुआ। आशा करता हूं कि आपको विस्तार पूर्वक जानकारी अच्छी समझ में आई होगी। और जो भी आप आपके सुझाव देना चाहते हैं वो हमारे चैनल पर मुझे दे सकते हैं। धन्यवाद।